नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने हिंदी यूट्यूब चैनल जीरो अकेडमी में। आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटी से रिलेटेड अगले टॉपिक के बारे में। आज हम बात करेंगे पॉलिटी से रिलेटेड अगले टॉपिक के बारे में। पिछले वाले वीडियो में हमने क्या पढ़ा? पिछले वाले वीडियो में हमने पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में जाना था कि भाई पिट्स इंडिया एक्ट भारत में आया था तो क्या क्या चीजें भारत में नई लागू हुई थी। कि भैया जब भी बात की जाती है पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में तो पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में हमने जाना था कि भाई पिट्स इंडिया एक्ट के तहत ही भारत में जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसमें पहली बार द्वैत शासन लागू किया गया था। और दूसरा कलकत्ता को क्या किया गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजधानी घोषित किया था। तो जब भी आपसे पूछा जाए कलकत्ता को राजधानी कब बनाया गया तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत कलकत्ता को भारत की राजधानी बनाया गया। उसके बाद जो है अगला एक्ट भारत में कौन सा आता है? 1786 का विशेष अधिनियम। विशेष अधिनियम के तहत भारत में एक व्यक्ति भेजे जाते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब भैया 1786 के विशेष अधिनियम के बाद भारत में अगला एक्ट आता है। अगला एक्ट कौन सा आता है? देखिएगा, भारत 1786 के अधिनियम के बाद भारत में अगला एक्ट आता है प्रथम चार्टर अधिनियम। कि जब भी आपसे बात की जाती है 1786 के बाद अगला एक्ट कौन सा आता है तो अगला एक्ट आता है प्रथम चार्टर अधिनियम 1793। तो जब भी आपसे बात की जाए 1786 के विशेष अधिनियम के बाद भारत में आने वाला अगला एक्ट कौन सा था? प्रथम चार्टर अधिनियम। प्रथम चार्टर अधिनियम के बारे में जब भी जानेंगे तो उसके बारे में हमको थोड़ा बैक में जाना पड़ता है पहला एक्ट के बारे में। कि भाई पहला एक्ट भारत में कौन सा आया था? रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट भारत में कब आया था? 1773 में। कि जब ये एक्ट आया था तो इस एक्ट के तहत कंपनी को जो है कितने वर्षों के लिए एकाधिकार दिया गया था? 20 वर्षों के लिए। तो कितने वर्षों के लिए एकाधिकार दिया गया था? 20 वर्षों के लिए। कि कंपनी को दो प्रकार के अधिकार दिए गए थे, व्यापारिक और प्रशासनिक एकाधिकार। तो इनको कितने वर्षों के लिए दिया गया था? 20 वर्षों के लिए। अब 20 वर्षों वाला जो टाइम था वो पूरा होने वाला था, यानी कि कंपनी के लाइसेंस को दोबारा से रिन्यू करने का टाइम आ गया था। तो इस लाइसेंस को रिन्यू करने के लिए अगला एक्ट आता है कौन सा? प्रथम चार्टर अधिनियम 1793। अब काम क्या किया जाएगा इस एक्ट के तहत? देखिएगा, इस एक्ट के थ्रू भारत में कंपनी क्या काम करेगी। तो भाई जब ये एक्ट भारत में आता है तो सबसे पहला काम क्या किया जाता है कि कंपनी के प्रशासनिक एवं व्यापारिक एकाधिकार को फिर से कितने वर्षों के लिए बढ़ाया जाएगा? कंपनी के एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाएगा। कि फिर दोबारा से भैया ये कह दिया जाएगा कि कंपनी को फिर दोबारा से 20 वर्षों के लिए भारत के साथ व्यापार करने की अनुमति रहेगी। और अब अगली कंपनी जो है भारत में नहीं आएगी ब्रिटेन से। लेकिन एक काम किया जाता है कि कंपनी को ही ये अधिकार दिया जाता है कि आप जो है किसी दूसरी कंपनी को भारत में आने के लिए आप जो है उसको अनुमति दे सकते हैं। मतलब कंपनी को क्या अधिकार दिया जाएगा कि आप जो है भारत में ब्रिटेन से आने वाली किसी भी दूसरी कंपनी को भारत में आने के लिए अनुमति देंगे। कि भैया पहला काम क्या किया गया कि कंपनी के एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया, 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। कौन कौन से एकाधिकार थे? व्यापारिक और प्रशासनिक एकाधिकार। इन दोनों अधिकारों को कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया? 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। उसके बाद दूसरा काम क्या किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को, कौन सी कंपनी को? ईस्ट इंडिया कंपनी को एक अधिकार दिया गया कि आप ब्रिटेन की कंपनियों को अनुमति देंगे, ब्रिटेन की कंपनियों को अनुमति देंगे कि वो भारत के साथ क्या करें? व्यापार करें। भारत के साथ व्यापार करने की अनुमति कौन देगा? भारत के साथ व्यापार करने की अनुमति कौन प्रोवाइड कराएगा? आपको ईस्ट इंडिया कंपनी। अब भैया ईस्ट इंडिया कंपनी थी प्राइवेट कंपनी, तो वो क्यों किसी दूसरी कंपनी को व्यापार करने की अनुमति देगी? तो अगले जो 20 वर्ष आएंगे उन 20 वर्षों में कोई भी विदेशी कंपनी, कोई भी ब्रिटेन की कंपनी भारत में नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? उसका कारण था कि भैया ब्रिटिश पार्लियामेंट ने यह अधिकार किसको दिया? ईस्ट इंडिया कंपनी को। कि भाई आपसे कोई अथॉरिटी मांगेगा तो आप उसको अथॉरिटी दे सकते हैं। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी थी प्राइवेट, तो उसने इस ब्रिटेन की किसी भी कंपनी को यह अधिकार नहीं दिया कि वो भारत के साथ व्यापार कर सके। तो अगले 20 सालों तक भी भारत में कोई भी विदेशी कंपनी नहीं आएगी। उसके बाद देखिएगा कि तीसरा काम क्या किया गया कि अब यह कहा गया कि भारत में जितने भी लोग हैं, भारत में जितने भी ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी अधिकारी हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में जितने भी अधिकारी हैं उनको वेतन कहां से दिया जाएगा? भारतीय राजस्व से वेतन देना प्रारंभ किया जाएगा। कि भाई अब जो है उनको वेतन कहां से दिया जाएगा? भारतीय राजस्व से क्या देने की बात कही जाएगी? वेतन देने की बात कही जाएगी। कि भाई जब भी प्रथम चार्टर अधिनियम की बात करते हैं तो उसमें आपको 2-3 पॉइंट याद रखने हैं। कि सबसे पहला पॉइंट कि कंपनी के एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया, यानी कि उसके व्यापारिक और प्रशासनिक एकाधिकार को अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाता है। दूसरा काम क्या किया जाता है
कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको ये अधिकार दिया गया कि अब भाई आप किसी दूसरी कंपनी को भारत में आने के लिए अनुमति देंगे, कि आप चाहेंगे तो दूसरी कंपनी भारत के साथ व्यापार करेगी ब्रिटेन की, आप नहीं चाहेंगे तो नहीं करेगी। अब नहीं क्यों करेगी, क्योंकि भैया ऐसा इसने किया क्यों नहीं, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी खुद में एक प्राइवेट कंपनी थी और कोई भी प्राइवेट कंपनी ये नहीं चाहती है कि मेरे अलावा कोई भी दूसरा व्यक्ति इस क्षेत्र में व्यापार करे, तो इसलिए उसने किसी भी कंपनी को अनुमति नहीं दी। फिर अगला पॉइंट आता है कि भैया यहाँ पे तीसरा काम क्या किया गया, कि यहाँ पे तीसरा काम ये किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जितने भी कर्मचारी भारत में होंगे उनको वेतन अब कहाँ से देने की बात कही गई, भारतीय राजस्व से। ठीक है दोस्तों, देखिएगा अगला टॉपिक क्या है कि प्रथम चार्टर अधिनियम के बाद अगला कौन सा चार्टर आता है और कितने सालों बाद आता है, कि भाई अगला चार्टर एक्ट कब आएगा, अगले 20 वर्षों के बाद भारत में अगला चार्टर एक्ट आएगा। और इस चार्टर एक्ट को भी लाने का तरीका मतलब कारण क्या रहेगा, वही द्वितीय चार्टर अधिनियम कब आएगा और इसको लाने का कारण क्या रहता है, कि द्वितीय चार्टर अधिनियम आता है 1813 में। क्यों आता है 1813 में, उसका भी कारण है कि भैया जो एकाधिकार दिया गया था वो अगले 20 वर्षों के लिए दिया गया था और अगले 20 वर्ष कब पूरे होंगे, 1813 में। तो इसी टाइम पे अगला चार्टर एक्ट आता है जिसका नाम होता है द्वितीय चार्टर अधिनियम। कि जब भैया ये एक्ट भारत में आता है, कौन सा, द्वितीय चार्टर अधिनियम भारत में आता है, तो उस टाइम पे ब्रिटिश का क्राउन कौन होता है, तो उस टाइम पे ब्रिटिश का क्राउन होता है जॉर्ज तृतीय। कौन होता है, जॉर्ज तृतीय। और उस टाइम पे बंगाल का गवर्नर कौन होता है, तो जब भी बात आती है बंगाल के गवर्नर की, तो उस टाइम पे भारत में बंगाल का जो गवर्नर रहता है वो कौन होता है, मिंटो प्रथम। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि द्वितीय चार्टर के समय भारत में बंगाल का गवर्नर कौन था, तो मिंटो प्रथम। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बात आती है भाई इस एक्ट को लाने का कारण क्या था, कि सबसे पहला कारण कि कंपनी का जो मोनोपोली थी उसकी समाप्ति हो रही थी 1813 में, तो पहला कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण क्या था कि भैया दूसरा, जब भी कारण की बात की जाती है तो कारण में देखिएगा, कारण की बात की जाती है तो पहला कारण कि 1813 में कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो रहा था, एकाधिकार समाप्त हो रहा था। कि जब भी आपसे पूछा जाए कारण क्या था, तो 1813 में कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो रहा था। दूसरा कारण देखिएगा भाई, पहले कारण की हमने बात कर ली, दूसरा कारण देखिएगा कि दूसरा कारण क्या होता है, 1750 में यूरोप में औद्योगिक क्रांति आती है। अब औद्योगिक क्रांति का मतलब क्या होता है कि भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौर में क्या होता है कि जो कंपनियां, जहां पे पहले व्यक्ति काम कर रहे थे वहां पे अब क्या मशीनें लगाई जाएंगी, और जहां पे पहले 10 साबुन बन रहे थे वहां पे अब 100 साबुन बनेंगे। जब मार्केट में साबुनों की संख्या ज्यादा होगी तो उनको चाहिए होता है मार्केट, कि भाई जब ज्यादा से ज्यादा साबुन बनाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा हमको बेचने भी होंगे, तो बेचने के लिए क्या चाहिए था, एक मार्केट चाहिए था। मार्केट में भी किसका योगदान सबसे ज्यादा होता है, जनसंख्या का योगदान सबसे ज्यादा होता है। 1750 के दौर में भारत में जो है जनसंख्या बहुत ज्यादा थी और वर्तमान में भी जनसंख्या ज्यादा है, तो जनसंख्या जो है कहीं कहीं पे अभिशाप का कार्य करती है और कहीं कहीं पे वरदान का काम करती है। तो उसके लिए आपने देखा होगा वर्तमान की स्थिति भी क्या है कि भारत के पास सबसे अधिक आबादी है और आबादी के ही हिसाब से सभी कंपनियां क्या चाहती हैं कि हम इंडियन मार्केट पे अपना कब्जा करें, कि ज्यादा से ज्यादा माल को कहां सप्लाई करें, इंडिया के मार्केट में सप्लाई करें। तो यही 1750 में हुआ कि यूरोप की जो कंपनियां थी वो अब किसके पास जाएंगी, ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास। और ब्रिटिश पार्लियामेंट पे इन्होंने दबाव बनाया जाके कि भाई आप कोई ऐसा एक्ट लाइएगा जिससे हम भी कहां पे जा सकें, भारत के साथ व्यापार कर सकें। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट, दूसरा कार्ड यही रहता है कि यूरोप में औद्योगिक, और इसी कार्ड से जो है दूसरा चार्टर अधिनियम आता है, किसकी वजह से 1750 में यूरोप में जो औद्योगिक क्रांति होती है उसी के कार्ड कौन सा एक्ट आता है, दूसरा चार्टर अधिनियम भारत में आता है। औद्योगिक क्रांति, दूसरा कार्ड क्या था, औद्योगिक क्रांति। ना तो यूरोप में औद्योगिक क्रांति आई होती और ना भारत में किसका आगमन हुआ होता, द्वितीय चार्टर अधिनियम में जो फेरबदल किए गए थे उसका आगमन हुआ होता। तो जब भी आपसे कारण की बात की जाए तो दो कारण थे, पहला कारण कि 1813 में कंपनी के एकाधिकार की समाप्ति हो रही थी, दूसरा यूरोप में 1750 में जो क्रांति आई थी उस वजह से कंपनियों ने दबाव बनाया किस पे, ब्रिटिश पार्लियामेंट पे। और ब्रिटिश पार्लियामेंट पे दबाव की ही वजह से जो है दूसरे चार्टर एक्ट में कुछ बदलाव किए गए। बदलाव क्या किए गए, देखिएगा भाई कि जब भी बात की जाती है प्रावधान की या कार्य क्या किए गए, तो देखिएगा कि जैसे ही कंपनियों ने दबाव बनाया ब्रिटिश पार्लियामेंट पे, ब्रिटिश पार्लियामेंट पे दबाव बनाने के बाद क्या होता है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट सबसे पहला काम क्या करती है कि भैया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को क्या करती है, 20 वर्षों के लिए बढ़ाती है। कि भाई सबसे पहला काम क्या किया जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ाया जाता है। एकाधिकार को कितने वर्षों के लिए, 20 वर्षों के लिए बढ़ाया जाएगा। कि जब भी आपसे पूछा जाए
कि द्वितीय चार्टर अधिनियम में कंपनी के व्यापारिक और प्रशासनिक एकाधिकार को कितने वर्षों के लिए बढ़ाया गया? 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। लेकिन यहाँ पे काम क्या किया गया कि भाई कंपनी के पास 2 प्रकार के अधिकार थे, व्यापारिक और प्रशासनिक एकाधिकार। तो प्रशासनिक एकाधिकार में तो कोई कमी नहीं की गई, प्रशासनिक एकाधिकार में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं की गई। कमी किसमें की गई? व्यापारिक एकाधिकार में। किसमें कमी की गई? व्यापारिक अधिकार में, कि भाई पहले पूरे के पूरे भारत वाले इलाके पे जो है अकेली कौन सी कंपनी व्यापार कर रही थी? ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन जैसे ही द्वितीय चार्टर अधिनियम लाया जाता है तो इसके व्यापारिक एकाधिकार में कमी की जाती है। कमी करके काम क्या किया जाता है कि इनको सिर्फ 3 क्षेत्रों में सीमित कर दिया जाता है। कौन कौन से 3 क्षेत्र रहते हैं कि इनसे ये कहा जाता है कि भाई भारत के साथ चाय का व्यापार सिर्फ और सिर्फ कौन करेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी। उन्होंने कहा चलो ठीक है भाई। उसके बाद कि अफीम का व्यापार जो भी रहेगा वो किसके पास रहेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। 2 चीजें हो गई कि चाय का व्यापार, अफीम का व्यापार। और तीसरा कि भैया चीन देश के साथ व्यापार कौन करेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी। की भाई व्यापारिक एकाधिकार में जहां पे पहले सभी क्षेत्रों में एकाधिकार किसका था? ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसको अब सीमित किया गया। ये कहा गया कि भाई भारत के साथ चाय का व्यापार कौन करेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी। अफीम का व्यापार कौन करेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी। और चीन देश के साथ व्यापार कौन करेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी। इन 3 कामों को छोड़ के अन्य कंपनियां जो है वो ब्रिटेन की भारत में आएंगी और वो क्या करेंगी? व्यापार करेंगी। यहां से दौर शुरू होता है कि भाई जैसे ही ये 3 प्रकार की मोनोपोली को समाप्त किया जाता है, शेष रखा जाता है व्यापार में, बाद बाकी और सारे सेक्टर खोल दिए जाते हैं ब्रिटेन की अदर कंपनियों के लिए। तो अब काम क्या होगा कि भाई कंपनियां भारत में आएंगी। अब बहुत सारी कंपनियां भारत में आएंगी तो देखिएगा भाई कि काम क्या किया जाता है कि जब बहुत सारी कंपनियां भारत में आएंगी तो भारत में कंपनियां आने के साथ क्या काम होगा कि भाई भारत में जब विदेशी कंपनियां आएंगी, ब्रिटेन की कंपनियां आएंगी, तो वहाँ के जो लोग होते थे, ब्रिटिश नागरिक जो होते हैं, वो इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। अब भारत में उस टाइम पे कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल की जा रही थी? फारसी। क्योंकि भैया लास्ट में किसका? अफगानों का शासन रहा था। तो मुगल साम्राज्य था, तो मुगल की जो लैंग्वेज थी मुगलों की, वो कौन सी थी? फारसी। तो यहाँ के लोग कौन सी भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे? फारसी लैंग्वेज का। तो जब भैया विदेशी कंपनियां भारत में आएंगी, तो विदेशी कंपनियां जब भारत में आएंगी तो उनको चाहिए होते हैं मजदूर। अब मजदूर कौन सी लैंग्वेज में बात कर रहे थे? फारसी में। और भैया इंग्लिश, जो ब्रिटिशर्स थे वो कौन सी लैंग्वेज में बात कर रहे थे? इंग्लिश में। तो इन्होंने ये सोचा कि अब ऐसा करिए, जब विदेशी कंपनियां भारत में आएंगी उनको यहीं के मजदूर चाहिए होंगे, तो मजदूरों को क्यों ना इंग्लिश भाषा सिखाई जाए। तो पहली बार क्या किया गया? इंग्लिश भाषा को सिखाने के लिए 1 लाख का बजट, उस टाइम पे पहली बार 1 लाख का बजट जो है वो कौन सी लैंग्वेज पर खर्च किया गया? इंग्लिश भाषा पे। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि इंग्लिश भाषा पे पहली बार बजट कितना खर्च किया गया? 1 लाख रुपए। कौन से एक्ट के थ्रू ये बात कही गई? 1813 के द्वितीय चार्टर अधिनियम के तहत ये बात कही गई कि भारत में अब इंग्लिश शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। पहली बार इंग्लिश शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कितने रुपए खर्च किए गए? 1 लाख रुपए का बजट खर्च किया गया। क्यों खर्च किया गया था? ये भारतीयों के लिए नहीं किया गया था, ये इसलिए किया गया था क्योंकि उनको यहाँ के मजदूर चाहिए थे जो फारसी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे थे और वो इंग्लिश भाषा को, तो उनका आपस में कम्युनिकेशन नहीं हो पाता था। इसीलिए कौन सी लैंग्वेज के लिए? इंग्लिश भाषा के उत्थान के लिए पहली बार 1 लाख रुपए का खर्चा। किसका जन्म होगा भाई? अब इंग्लिश सिखाई जाएगी तो लोग इंग्लिश का इस्तेमाल करके डॉक्यूमेंट लिखेंगे, और तो यहीं से भारत में किसकी शुरुआत होती है? भारतीय साहित्य विज्ञान की। भारतीय साहित्य विज्ञान की शुरुआत कब होती है? द्वितीय चार्टर अधिनियम में, जब भारत में इंग्लिश लैंग्वेज की शुरुआत कर दी जाती है, उसके बाद जो है भारत में भारतीय साहित्य विज्ञान का उदय होता है। उसके बाद देखिएगा कि ब्रिटिश की कंपनियों के साथ साथ भैया ब्रिटिश से कौन आएंगे? ब्रिटिश ईसाई मिशनरी भी आएंगे। कि भाई भारत में पहली बार ईसाई मिशनरी कब आते हैं? ब्रिटिश कंपनियों के साथ साथ भैया कौन आएगा भारत में? ईसाई मिशनरी आएंगे, जो भारत में क्या करेंगे? आके कलकत्ता में अपना मुख्यालय बनाएंगे। कलकत्ता में अपना क्या बनाएंगे? आके मुख्यालय बनाएंगे। और मुख्यालय बनाने के बाद वो भारत में क्या करेंगे? ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। देखिएगा दोस्तों कि भाई द्वितीय चार्टर अधिनियम में हमने कार्य जान लिए, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि भाई जब भी द्वितीय चार्टर अधिनियम की बात की जाती है तो द्वितीय चार्टर अधिनियम 1813 में आया था। उस टाइम पे ब्रिटिश का प्राइम मिनिस्टर, ब्रिटिश का क्राउन कौन था? जॉर्ज तृतीय। और उस टाइम पे भारत में बंगाल का गवर्नर कौन था? मिंटो प्रथम। आने के कारण क्या रहे थे कि एक तो 1813 में कंपनी के एकाधिकार समाप्त हो रहे थे, दूसरा कारण क्या था कि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति आई थी, जिससे वहां की कंपनियों ने वहां की पार्लियामेंट पे दबाव बनाया कि भाई हम भी भारत के साथ व्यापार करना चाहते हैं। तो इन्हीं दोनों कारणों की वजह से भारत में अगला एक्ट आता है। कौन सा? 1813 में एक्ट आता है द्वितीय चार्टर अधिनियम। द्वितीय चार्टर अधिनियम आने के बाद भारत में काम क्या किए जाते हैं कि भाई सबसे पहला काम क्या किया जाता है? ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ाया जाता है।
ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ाया जाता है। 20 वर्षों के लिए जब अधिकार बढ़ाए जाते हैं तो उसके प्रशासनिक एकाधिकार को जैसे पहले से चल रहे थे वैसे ही रखा जाता है। और जब बात आती है व्यापारिक एकाधिकार को बढ़ाने की, तो व्यापारिक एकाधिकार में कमी की जाती है। कमी क्या की जाती है कि भाई उनको एक 3 सेक्टर दे दिए जाते हैं कि चाय का व्यापार, चीन के साथ व्यापार और अफीम का व्यापार सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। बाद बाकी अन्य सेक्टरों में ब्रिटेन की और कंपनियां भी भारत में व्यापार कर सकेंगी। अब जब अन्य कंपनियां भारत में आएंगी तो उनको किस चीज़ की ज़रूरत होगी? मजदूरों की। तो मजदूर यहाँ पे कौन सी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे? फारसी का। तो पहली बार ये प्रावधान किया जाएगा कि भाई भारत में अब इंग्लिश लैंग्वेज को बढ़ावा दिया जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज को बढ़ावा देने के लिए पहली बार 1 लाख रुपए का बजट प्रावधान किया जाता है। और जैसे ही 1 लाख रुपए का बजट प्रावधान किया जाएगा, भारत में लोग इंग्लिश भाषा को सीखेंगे। सीखने के बाद ही भारत में भारतीय साहित्य विज्ञान का जन्म हो जाएगा। ब्रिटिश कंपनियों के साथ साथ और कौन भारत में आएगा? ब्रिटिश कंपनियों के साथ साथ ईसाई मिशनरी भारत में आएंगे। और ईसाई मिशनरी क्या काम करते हैं? ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। तो भारत में ईसाई मिशनरी कब आते हैं? 1813 के द्वितीय चार्टर अधिनियम के तहत भारत में आते हैं। और आने के बाद ये अपना मुख्यालय कहाँ बनाते हैं? कलकत्ता में। जब ये कलकत्ता में अपना मुख्यालय बना लेंगे उसके बाद ये ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। ये चीजें जो है कौन से एक्ट के तहत भारत में होती हैं? 1813 के द्वितीय चार्टर अधिनियम के तहत भारत में होती हैं। ठीक है दोस्तों, इससे अगला एक्ट हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।